भारत की हर छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखना ना भूलें भारत केसरी न्यूज। वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गोस्वामी अरुण गिरी। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, बहुजन नेता और अंबेडकर जन मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक व अध्यक्ष श्रवण कुमार निराला जी। निराला जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी धन्यवाद। हम चाहेंगे सबसे पहले कि आप अपने बारे में दर्शकों को बताएं कि आपने कैसे कैसे इस आपका राजनीतिक सफर क्या रहा है और कैसे कैसे आपने इस संगठन का विस्तार किया, और क्या आपकी मतलब जो आपने बहुजनों के लिए आपने जो अपनी जीवन न्यौछावर की है वह कैसे कैसे किस विषम परिस्थितियों से होकर के आपने गुजरा, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताने की कष्ट करें। हमारी आवाज मिल रही सर आपको? जी जी जी। सबसे पहले तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ये मौका दिया बातचीत करने के लिए, देश के सामने लोगों के बीच में अपनी बात रखने का आपने मौका दिया, तो आपको धन्यवाद। और राजनीतिक जीवन का जहां तक मेरा आपका सवाल है कि हमारा राजनीतिक जीवन शुरू कहाँ से हुआ, तो पूरा मेरा जो सार्वजनिक जीवन है और राजनीतिक जीवन है वो लगभग 24-25 सालों का है। मैं सबसे पहले तो स्टूडेंट लीडर रहा गोरखपुर विश्वविद्यालय में। 95-96 में हम छात्र संघ की राजनीति में आ गए। तो गोरखपुर विश्वविद्यालय की राजनीति में कमोबेश हम 10 साल कंटिन्यू सक्रिय रहे। हम वहां पे प्रेसिडेंट, 2 बार प्रेसिडेंट के कैंडिडेट भी रहे और बहुत कम वोटों से हमारी हार भी हुई। और दलित आंदोलन, दलित छात्र आंदोलन पूरे देश भर में स्टूडेंट लीडरशिप के दौरान भी पूरे देश भर में हम जागृति का काम करते थे। जी जी। उस दौरान चूंकि हम लोग अंबेडकर मिशन पे काम कर रहे थे, अंबेडकर वादी विचारधारा को लेकर के हम लोग काम कर रहे थे, तो एक जज्बा, एक जुनून ये था कि जो जब विद्यार्थी जीवन था तो मानवर कांशीराम साहब के आंदोलन से प्रभावित थे। बाबा साहब का जीवन तो हम लोगों को प्रभावित किया ही, मानवर कांशीराम साहब का भी आंदोलन और उनके संघर्ष, उनका त्याग हम लोगों को बहुत प्रभावित। तो जब हम लोग 10 साल कंटिन्यू विद्यार्थी जीवन की राजनीति से हम बाहर आए पढ़ाई लिखाई करके, तो उसके बाद हम लोग बहुजन समाज पार्टी में काम करने लगे मानवर कांशीराम साहब से प्रभावित होकर के, और मानवर कांशीराम साहब को अपना आदर्श माना। तो उसके बाद कमोबेश लगभग 14-15 साल बहुजन समाज पार्टी में एज ए कार्यकर्ता, संगठनकर्ता पदों पे तमाम जिम्मेदारियां भी मेरे पास रही। कई मंडलों का, गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, आजमगढ़ मंडल, देवीपाटन मंडल, गोरखपुर मंडल, इन पूर्वी उत्तर प्रदेश में मेरा पूरा काम रहा। संगठन का भी दायित्व मैंने लगभग 14-15 साल बहुजन समाज पार्टी में भी संभाला। तो चूंकि हम लोग बहुजन समाज पार्टी में मानवर कांशीराम साहब के आंदोलन से प्रभावित थे, मानवर साहब के जीवन संघर्षों से प्रभावित थे, और ये मान के काम कर रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, कमजोरों की पार्टी, क्योंकि मानवर कांशीराम साहब वो महापुरुष थे जिन्होंने अपने संघर्ष के दौरान बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो रिक्शा चलाने वाले, ठेला खुमंचा लगाने वाले, मजदूरी करने वाले लोगों को, मतलब एज ए कार्यकर्ता, संगठन में पदाधिकारी भी और सदन तक भी, मतलब लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा तक भी मानवर कांशीराम साहब ऐसे लोगों को भेजते थे जो लोग काम करते थे, जो असेंबली लोग। अब क्या हुआ, बाद के दिनों में क्या हुआ कि मानवर कांशीराम साहब, जैसे बहुजन समाज पार्टी की 4 सरकारें चली, मानवर कांशीराम साहब के जीते जी 3 सरकार चली। तो 3 सरकारें जो चली मानवर कांशीराम साहब के जीते जी बहुजन समाज पार्टी का, उन 3 सरकारों में बहुजन समाज पार्टी की सरकार पर कोई आरोप नहीं लगा। और वो जो 3 सरकारें थी, उन 3 सरकारों में दलितों के संदर्भ में बहुत सारी योजनाएं, बेहतर योजनाएं, अम्बेडकर गांव आप लेंगे या संतों गुरुओं महापुरुषों के नाम पे जितने जिले बनाए गए, ऐसे बहुत सारे जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो मानवर कांशीराम साहब के जिंदा रहते जो 3 सरकारें चली। और लॉ एंड ऑर्डर भी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में जो लोग कहते हैं
कि बहन मायावती ने बहुत बेहतर लॉ एंड ऑर्डर दिया था, तो लॉ एंड ऑर्डर जो दिख रहा है आपको, वो माननीय कांशीराम साहब को 3 बार उनके जीते जो सरकार थी, उन्होंने बहुत सारे आईएएस आईपीएस महत्वपूर्ण लोगों को उस सरकार के पीछे लगाया था, तब जाके लॉ एंड ऑर्डर ठीक चल रहा था। लेकिन 3 सरकारें माननीय कांशीराम साहब के जीते जी चली, और एक सरकार, चौथी सरकार माननीय कांशीराम साहब की निधन के बाद आई। वो माननीय कांशीराम साहब को श्रद्धांजलि के रूप में समाज ने वो सरकार बनवाई। तो जो चौथी सरकार है, आप देखेंगे कि 3 सरकारें माननीय साहब के उपस्थिति में चली, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। लेकिन चौथी जो सरकार बनी, वो ऐसी सरकार बनी जिसमें माननीय कांशीराम साहब जिंदा नहीं रहते थे, तो देश का सबसे बड़ा घोटाला एनआरएचएम घोटाला हो गया। बहुत सारे अधिकारियों को उस चौथी सरकार में मतलब जेल के अंदर हत्याएं। तो लॉ एंड ऑर्डर की बात तब 3 सरकारों का तो बेहतर था, और चौथी सरकार का ये हश्र हुआ कि जेल के अंदर अधिकारियों को फांसी लगाना पड़ा, बहुत सारे लोग दहाड़े मार दिए गए। तो जो हम लोग प्रभावित थे वो माननीय कांशीराम साहब से प्रभावित थे। बाद के दिनों में जब बहन कुमारी मायावती जी को नेतृत्व करने का खुला मौका मिला, तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का जो विजन है, जो मिशन है, वही बदल दिया। मतलब लोकसभा और विधानसभा में कौन जाएगा? जिसके पास बहुत पैसा होगा। वो व्यक्ति नहीं जा पा रहा है जो गांव में पब्लिक के बीच में काम कर रहा है। वो व्यक्ति नहीं अब बहुजन समाज पार्टी का टिकट पा सकता। आप लोग पत्रकार हैं और आप एनालिसिस भी करेंगे, वह उस व्यक्ति को बहुजन समाज पार्टी के अंदर आज के डेट में टिकट नहीं मिल पा रहा है, जो दिल दिमाग और अपने कर्म से अम्बेडकरवादी, या वो गरीब, कमजोर और मजबूर लोगों के लिए काम कर रहा है गांव में। क्योंकि जो काम करने वाला आदमी है उसके पास पैसा नहीं है, वो तो भाई दिन रात काम कर रहा है, उसके पास पैसा तो है नहीं। तो ऐसे लोग जो समाज के प्रति संवेदना रखते हैं, वो संवेदना रखने वाले लोग जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, आज बहुजन समाज पार्टी में उनके लिए कोई जगह किसके लिए है? जो हार्डकोर क्रिमिनल है, जिनको इनकाउंटर से अपना जान बचाना है, तो वो पैसा देकर टिकट ले लेंगे, क्योंकि वो समाज के प्रति उनकी संवेदना नहीं है। वो लोग तो इसलिए टिकट खरीद रहे हैं, और स्पेशली बीएसपी का टिकट, कि जब हम टिकट पा जाएंगे तो चुनाव हारे जीते जो भी हो, लेकिन नेता का लेबल लग जाएगा, एक लीडर का लेबल लग जाएगा, तो कम से कम इनकाउंटर से बच जाएगा। तो इनकाउंटर से बचने के लिए जो अपराधी हैं, जो शौकिया राजनीति में आ रहे हैं, अब वो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी होते हैं, या जो जिनका जेब गरम है, जिनका उस क्षेत्र से मतलब नहीं, दिल्ली रहता है, बंबई रहता है, कहीं से प्रॉपर्टी डीलिंग से, या अचानक किसी के पास पैसा आ गया, उसको राजनीति का शौक लगा, तो चलो यार जीत होगा या हार होगा, हम एक बार चुनाव लड़ लेंगे तो लोग हमको जानेंगे हम नेता हैं। जिनके पास कोई विजन नहीं है। अब ऐसे नॉन विजनरी लोग अब बहुजन समाज पार्टी में हावी होने लगे। तो जब ऐसे नॉन विजनरी लोग बहुजन समाज पार्टी में हावी होने लगे, तो हमारे जैसे नौजवान को ये समझ में आ गया कि अब बहुजन समाज पार्टी दलितों, कमजोरों, गरीब, पिछड़ों के लिए अब काम नहीं कर रही है। अब ये एक तरह से कहिए संरक्षण दाता बन गई हार्डकोर क्रिमिनल की, और शौकिया राजनीति में जो राजनीति को से अपना शौक पूरा करना चाहते हैं पैसे वाले लोग, अब उनके लिए एक तरह से कहिए कि एक बैनर बन गया कि वो जब चाहे उस बैनर को ओढ़ लेंगे और नेता बन जाएंगे। फिर हम लोग की मिशन के लिए काम कर रहे हैं, और एक हमेशा ये चाहत रही कि हम लोग समाज के लिए लड़ें, समाज के लिए करें। तो इसलिए हम लोगों को लगा कि वो बंदिशें, क्योंकि वहां बहुजन समाज पार्टी में ये भी आजादी नहीं थी कि कहीं दलितों के ऊपर अन्याय हो रहा है। चाहे सोनभद्र में सैकड़ों दलित आदिवासियों को गोलियों से भून दिया गया, हाथरस में किसी को जिंदा जला दिया गया, देश भर के अंदर, प्रदेश भर के अंदर तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं। दलितों का घर जला दिया जाता है, दलितों का घर उजाड़ दिया जाता है, पिछड़ों का जमीन छीन लिया जाता है। तो ऐसे जगहों पे हम लोग बीएसपी में रहते हुए ये इजाजत नहीं था कि आप खुल के लड़ाई लड़ सकते। तो हम लोगों को लगा कि अब तो हम लड़ भी नहीं सकते समाज के लिए, तो हम किस बात के लिए सार्वजनिक जीवन है। इसलिए यह निर्णय लेना पड़ा कि अब वो बहुजन समाज पार्टी कांशीराम साहब की विचारधारा वाली, उनकी सोच वाली बहुजन समाज पार्टी नहीं रही। अब तो धन्ना सेठ और हार्डकोर क्रिमिनल लोगों की शरणस्थली बन गई। अब इसलिए हम लोग गरीब कार्यकर्ता हैं, हम लोग जमीनी कार्यकर्ता हैं,
हम लोगों ने जीवन में पैसा नहीं हम लोगों ने कमाया, हम लोग समाज के बीच में काम करके समाज की मदद से हम लोग काम किए। इसलिए हम लोगों को लगा कि हमें आजादी के साथ समाज के लिए काम करना है, मुखर होकर समाज के लिए बोलना है, इसलिए हम लोग लड़ाई के लिए सामने आ गए। और इसलिए यह अंत में यह निर्णय लेना पड़ा कि अब बहुजन समाज पार्टी में जो काम करने वाले नौजवान हैं उनके लिए कोई स्थान नहीं है। और जब बहुजन समाज पार्टी में कोई काम का वैल्यू नहीं है तो हम बहुजन समाज पार्टी में रह के एनर्जी क्यों वेस्ट करेंगे। इसलिए पिछले 2 साल पहले हम लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, हमें समाज के लिए लड़ना है, हमें गरीबों, पिछड़ों, कमजोरों के लिए लड़ना है, उनकी लड़ाई बनना, उनकी आवाज बनना है। इसलिए हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी पिछला 25 साल कमोबेश छात्र जीवन से हम लोग काम कर रहे थे। 24-25 साल बोलने में आसान है, छोटा दिखता है, लेकिन आधी जिंदगी जिस बहुजन समाज पार्टी ने दिया वो बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में भाग गई। इसलिए हम लोगों को बहुजन समाज पार्टी छोड़ने का निर्णय पिछले 2 साल पहले लेना पड़ा। तब जाके हम लोगों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंबेडकर जन मोर्चा के नाम से एक संगठन खड़ा किया। अंबेडकर जन मोर्चा का यही मकसद है कि जहां भी समाज के ऊपर कोई अन्याय होगा, जहां भी समाज के ऊपर कोई अत्याचार होगा, हम खुलकर लड़ते हैं। बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं। चाहे गोरखपुर जिला की बांसगांव में आपने देखा कि पिछले साल शुभम 17 साल का दलित समाज का बच्चा पुलिस ने कस्टडी में रख के उसको इतना प्रताड़ित किया कि उसकी मौत हो गई। उस बच्चे को भी न्याय दिलाने की बात आई, उस परिवार को न्याय दिलाने की बात आई, तो श्रवण कुमार निराला अम्बेडकर जन मोर्चा के कार्यकर्ता जाके वहां लड़ाई लड़ी। अगर देवरिया जिले में विश्वजीत जो एमटेक का स्टूडेंट था फाइनल ईयर का, उसकी दिन दहाड़े हत्या हुई, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम लोग गए। बहुत सारी ऐसी घटनाएं महाराजगंज जिले में, कुशीनगर जिले में, बलरामपुर जिले में, संत कबीरनगर जिले में, पूर्वी उत्तर प्रदेश आजमगढ़ तक, बांसगांव एक आजमगढ़ में बांसगांव एक प्रधान की हत्या हुई, उस लड़ाई को भी लड़ने हम लोग आजमगढ़ तक गए। पूरी लड़ाई को हम लोग अब लड़ रहे हैं। तो कम से कम आज हम इस बात से ये संतुष्ट हैं कि ठीक है, सरकार अत्याचारी है, लेकिन उस सरकार जो अत्याचारी है उससे ज्यादा गुनहगार वो लोग हैं जो दलितों के संरक्षण का ठेका लिए हुए अब दलितों के हित के लिए लड़ नहीं रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ने के मकसद से ही अंबेडकर जन मोर्चा का हम लोगों ने गठन किया है। और अंबेडकर जन मोर्चा का जो उद्देश्य मकसद है, हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्पेशली गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, आजमगढ़ मंडल और 2-4 और 10 जिले और मान लीजिए, इसमें हम बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा की जो चुनाव है 2022, हम कमोबेश हर सीट पर अंबेडकर जन मोर्चा अब चुनाव लड़ेगी। और हम ऐसे लड़ने वाले नौजवानों को सदन में पहुंचाना चाहते हैं जो समाज की आवाज है। हमने देखा है कि आपने जो है अपने संगठन के माध्यम से कुछ प्रत्याशियों की सूची आपने जो है जारी किया और सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है। तो क्या लगता है कि जो आपके द्वारा चुने गए हैं, जो भी प्रत्याशी चुने गए हैं, क्या वो आपके मिशन के तहत आपके मिशन पे खड़े उतरेंगे? जो जिन लोगों का भी सूची में हमने नाम दिया है, आप देखेंगे एडवोकेट है ब्रजेश्वर निषाद, जो चौरी चौरा विधानसभा के प्रत्याशी, यंग है, पढ़े लिखे काबिल व्यक्ति हैं और पिछले कई वर्षों से हम लोग छात्र जीवन से सामाजिक मुद्दों के काम कर रहे हैं। जैसे एक दिन के टेस्टेड लोग नहीं है, ये वर्षों से काम कर रहे हैं, उनके अंदर जज्बा है। हाँ, पैसा नहीं है, जिनको भी हमने कैंडिडेट बनाया है वो पैसे वाले लोग नहीं है, वो जुनून वाले लोग हैं, समाज के लिए कुछ करने वाले लोग हैं। चाहे वो रविंदर मौर्य हो जो रुद्रपुर से कैंडिडेट बनाए गए हैं, चाहे वो ऋषि कपूर हो खजनी से प्रत्याशी बनाए गए हो, चाहे चौरी चौरा से बनाए गए ब्रजेश्वर निषाद जी, ऐसे कई प्रत्याशियों का सूची हम लोगों ने जारी किया है। वो सब वो लोग हैं जो पिछले 20 साल से हम सब लोग आंदोलन में साथ काम कर रहे हैं और ये मिशन के प्रति समर्पित लोग हैं। इनकी सोच और इनकी विचारधारा और इनकी नीयत पर तनिक भी संदेह नहीं किया जा सकता। टेस्टेड लोग हैं ये। अगर बात की जाए कि मतलब आपके द्वारा जो भी मतलब प्रत्याशी चुने गए हैं तो एक बेहतर है, लेकिन क्या उम्मीद किया जाए कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी मतलब हर विधानसभा से आप प्रत्याशी उतारेंगे या कुछ जगह पे ही आप अपने प्रत्याशी उतारेंगे? देखिए क्या है कि जैसे गोरखपुर मंडल
28 सीटें हैं। लगभग 13 सीटें बस्ती मंडल में, और इसी तरह से आजमगढ़ मंडल में एक आध आसपास कौर मंडल की जो सीटें हैं। तो मैंने पहले भी कहा कि हमारा जो उद्देश्य है पूर्वी उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर जनमोर्चा को खड़ा करना है। ठीक है, अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम पूरे देश में जा रहे हैं या पूरे यूपी में जा रहे हैं, क्योंकि देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का के लोगों का रहन सहन बोलचाल अलग है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समस्याएं अलग है, और वो लोग संपन्न। पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहन सहन कल्चर अलग है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा माना जाता है, यहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की समस्या को नहीं समझ सकते हैं, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ यही धोखा हुआ अब तक। पूर्वांचल के लोग बहुत ईमानदार हैं, और स्पेशली अम्बेडकर मिशन के प्रति बहुत ईमानदार है, बहुत समर्पित है। धोखा क्या हुआ, और चूंकि इमोशनल लोग हैं पूर्वांचल के लोग, ईमानदार है, समर्पित है। धोखा क्या हुआ हमारे साथ कि पूर्वांचल के लोगों ने ईमानदारी से काम किया और नेतृत्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दे दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो लोग हैं जो दिल्ली के आसपास के लोग रहते हैं, वो इमोशनल लोग नहीं है, वो सिर्फ शुद्ध रूप से प्रोफेशनल लोग हैं। संवेदना नहीं उनके पास, और क्योंकि उनके पास कोई समस्या नहीं, इसलिए वो हमारी समस्या समझ भी नहीं सकते। उनका कल्चर अलग है, वो बाप को भी अपने तुम करते हैं, बड़े भाई को भी तुम करते हैं, हमारे यहाँ वो कल्चर तो है नहीं। इसलिए पूर्वांचल को अब अपना नेतृत्व खड़ा करना है। अगर पूर्वांचल अपना नेतृत्व नहीं खड़ा करेगा तो पूर्वांचल की जो समस्याएं हैं वो मजबूती के साथ, जब अपना लीडर नहीं होगा तो नहीं उठ पाएगा। इसलिए हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, और पूर्वांचल को हम जितना बेहतर समझ सकते हैं वो दिल्ली में बैठा हुआ आदमी नहीं समझ सकता है, वो लखनऊ में बैठा हुआ आदमी नहीं समझ सकता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आदमी नहीं समझ सकता है। पूर्वांचल के लोग हैं हम लोग हैं, इसलिए हम लोग पूर्वांचल को बेहतर समझ सकते हैं। एक भ्रम भी लोगों के दिमाग में, मैं थोड़ा सा इस बात को भी क्लियर कर दूं आपको। अम्बेडकर जनमोर्चा क्योंकि बेसिक तौर पे दलितों की पार्टी अम्बेडकर जनमोर्चा है, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में भ्रम है कि बहुजन समाज पार्टी को दलितों का वोट मिलता है। ये भ्रम इस चुनाव में टूटेगा, क्योंकि अब दलित लकीर का फकीर नहीं रहा। और कितने दिन तक आप कांसीराम का नाम बेचिएगा, कितने दिन तक अम्बेडकर का नाम बेचिएगा। समाज देख रहा खुली आंखों से कि सोनभद्र में सैकड़ों दलित आदिवासी गोलियों से भून गए, आप झांकने नहीं जाती हैं। और हाथरस में इतना बड़ा कांड होता, आपके पास टाइम नहीं है। हाँ, आपके पास टाइम है वहां जाने के लिए कि अरुण जेटली मर जाएंगे, ठीक है, किसी का निधन हो जाना दुखद है, लेकिन अरुण जेटली मरेंगे तो आप जाके उनके पैरों के सामने खड़े रहिएगा, आपके पास टाइम है। लेकिन जिस समाज ने आपको वहां तक पहुंचाया कि लोग आपको महत्व दे रहे हैं, उस समाज को गोलियों से भून दिया जा रहा है, आपके पास वहां जाने का टाइम नहीं। इसलिए अब दलित समाज भी चिंतन कर रहा है, सोच रहा है, तर्क कर रहा है। और दलित समाज लकीर का फकीर नहीं है। दलित समाज अब उसके साथ रहेगा जो दलितों की लड़ाई लड़ेगा और जिससे आसानी से मिल सकेगा। श्रवण कुमार निराला पूर्वी उत्तर प्रदेश में वो आदमी है जिसको पूर्वांचल का आदमी किसी चौराहे पे भी बुलाएगा तो बुला के मिल सकता है। लेकिन वो जो दिल्ली में, लखनऊ में बड़े बड़े महलों में लोग बैठे हुए लोग हैं, तो उनसे तो आप नहीं मिल पाएंगे, या लोग नहीं मिल पाएंगे। तो जिससे हम मिल सकते हैं वही हमारा लीडर है, या जो हमारी बात कर सकता है, जो जिसके साथ हम बैठ सकते हैं वही हमारा लीडर है। तो समाज बदल रहा है, अब ये मिथ्या टूटेगी और दलित समाज किसी का गुलाम नहीं है। अब वो फैसला कर रहा है कि हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा, लड़ाई जो लड़ेगा हम उसके साथ रहेंगे। इसलिए अम्बेडकर जनमोर्चा को बहुत ही आशा भरी निगाहों से दलित समाज देख रहा है। अब पूरा दलित समाज, आपने देखा कि पिछले दिनों तमाम आंदोलन अम्बेडकर जनमोर्चा ने किया और लोग खुल करके सड़कों पे आए, अम्बेडकर जनमोर्चा के समर्थन में आए। हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं, हम लोग तो, हमने पहले भी कहा कि हम लोग तो बहुत ही मतलब जीरो बैकग्राउंड के आदमी हैं, गरीब परिवार में पैदा हुए, हम लोग के पास धन दौलत तो है नहीं, लेकिन लोगों की चाहत है कि अम्बेडकर जनमोर्चा हमारी लड़ाई लड़ रही, तो हम अम्बेडकर जनमोर्चा के साथ खड़े हैं। हजारों की संख्या में लोग स्वतः चल के चले आते हैं। तो निश्चित तौर पे लोग अम्बेडकर जनमोर्चा के साथ हैं, तभी ये सफलता हमको मिल रही है। आप पिछले साल हमने छात्रवृत्ति बचाने के लिए इतना बड़ा आंदोलन करा, और छात्रवृत्ति जो दलितों के एजुकेशन, शिक्षा का आधार, अगर छात्रवृत्ति आज पूर्ण रूप से खत्म हो गई
तो दलित पढ़ाई नहीं कर पाए, क्योंकि उसी छात्रवृत्ति की वजह से 0 फीस पे जो एडमिशन, कम पैसे में एडमिशन दलित बच्चों को मिलता है, उसी छात्रवृत्ति की बदौलत मिलता है। अगर वो सुविधा खत्म हो गई, और जो नेता है हमारे बेईमान है, वो शिक्षा की बात तो करते हैं लेकिन शिक्षा खत्म कर रही सरकार, इसकी लड़ाई भी नहीं लड़ रही। तो ये लड़ाई अम्बेडकर जन मोर्चा ने लड़ा, और पिछले साल हमने लड़ाई इतनी मजबूती से लड़ा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मजबूर होकर के गोरखपुर में आके ऐलान करना पड़ा, हम इतना लाख रुपया, इतना 100 करोड़ रुपया हम छात्रवृत्ति का रिलीज कर रहे हैं। तो अम्बेडकर जन मोर्चा के लड़ने का ये समाज को डायरेक्टली फायदा हो रहा है, इसलिए समाज श्रवण कुमार निराला के साथ है, अम्बेडकर जन मोर्चा के साथ। आप जो प्रत्याशी उतार रहे हैं, आखिर में मान लीजिए उनका अगर कहा जाए, जैसे बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल है, कांग्रेस का हाथ का पंजा है, सपा का साइकिल है, तो आपका चुनाव चिन्ह क्या होगा? देखिए, बहुत जल्दी हमको भी चुनाव आयोग से चुनाव निशान मिल जाएगा, ठीक है। हमने वहां पे पूरी चुनाव आयोग में जो भी औपचारिकता है हमने कर दिया है, ठीक है। फिर भी अगर चुनाव आयोग में कोई साजिश होती है हमारे खिलाफ, या जो बड़ी स्थापित पार्टियां हैं जो नहीं चाह रही कि इनको चुनाव निशान मिल जाए, क्योंकि वहां भी लोग रोकने के लिए लगे हुए, ठीक है। इसमें भी मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मैं मानवर कांसीराम साहब का अनुयायी हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी हूँ। तो आपको ध्यान होगा कि मानवर कांसीराम साहब ने भी जब बहुजन समाज पार्टी बनाई, तो पहली बार जब वो चुनाव लड़े तो उनको चुनाव निशान नहीं आवंटित हुआ, अलग अलग चुनाव निशान पे लड़े। तो जब हमारे महापुरुष ऐसे निर्णय ले सकते हैं तो हम भी ले सकते हैं, वो तो हम पब्लिक में पब्लिश कर ही दें, ठीक है। फिर अगले इलेक्शन में मानवर कांसीराम साहब को चुनाव निशान मिला, वो भी काफी दिन बाद मिला, तो ये कोई हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। लेकिन हमने चुनाव आयोग में सारी प्रक्रिया कर दिया है और जल्दी ही मिल जाएगा। बहरहाल जो लोग दलितों के बड़े ठेकेदार हैं वहां भी कोशिश कर रहे हैं कि हमको चुनाव निशान न मिल पाए, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निराला जी की आपने अपना एक अमूल्य कीमती समय हमारे लिए दिया और हमारे दर्शकों को दिया। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार हैं, और फिर हम मिलेंगे। और आपको भी विशेष धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत